नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अब बात करेंगे कि आप अपनी मदद कैसे कर सकते हैं अगर आपको साइकोसिस हो रहा हो। खुद की मदद कैसे की जाए? कुछ सजेशंस हैं जो यहाँ पर दूंगा जो कि कोप करने में हेल्प कर सकते हैं साइकोसिस से। कोई भी चीज़ जो आपके लिए सबसे इफेक्टिव हो, जो सबसे हेल्पफुल लगे, उसको आप अपना सकते हैं या आप अपने फैमिली मेंबर को सिखा सकते हैं। या अगर बहुत ज़्यादा इसमें समझ ना आए, बहुत ज़्यादा पता ना चले कि क्या करना है, कैसे करना है, तो आप अपने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मिलकर भी डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले अपने ट्रिगर्स को पहचानें। जब भी कोई साइकोटिक सिम्टम ट्रिगर होता है, वो डेवलप होता है या वो बढ़ जाता है, तो कोई ना कोई ट्रिगर होता है, कोई ना कोई ऐसा साइकोलॉजिकल, फिजिकल या इमोशनल या एनवायरमेंटल ट्रिगर होता है जो उसे बढ़ाने का या उसे पैदा करने का काम करता है। इसलिए आपको अपनी एक डायरी रखनी चाहिए, लिख कर रखना चाहिए कि किन चीज़ों की वजह से आपका साइकोसिस ट्रिगर होता है। आपको पता होना चाहिए। कोई लाइफ के इवेंट्स हो सकते हैं, कोई नया डिसीजन ले लिया, 10th क्लास के बाद 11th में ट्रांजिशन हुआ, स्कूल के बाद कॉलेज में ट्रांजिशन हुआ, कॉलेज के बाद वर्क करने में ट्रांजिशन हुआ, मैरिज का ट्रांजिशन हुआ। कोई भी ऐसा लाइफ इवेंट ट्रिगर कर सकता है साइकोटिक एक्सपीरियंस को। मूड में आने वाले चेंजेस, ज़्यादा डिप्रेस हुए या ज़्यादा एक्साइटेड हो गए तो आपको साइकोटिक फीलिंग आ सकती है। डाइट की वजह से आपको साइकोटिक एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। नींद ना आना, फिजिकल एक्सरसाइज ना करना, इन वजहों से भी एक व्यक्ति को, जिसको कि ऑलरेडी एक साइकोटिक डिसऑर्डर है, उसका साइकोटिक सिम्टम ट्रिगर हो सकता है। इसलिए इन सबको लिख कर रखें, इन सब की पहचान कर लें। हर व्यक्ति के कुछ ऐसे ट्रिगर्स होते हैं जो बार बार आते जाते रहते हैं, तो हर कोई अपना पैटर्न समझ सकता है। हर व्यक्ति अपने बारे में जान सकता है कि किस वजह से उसके सिम्टम्स बढ़ते या कम होते हैं। तो डायरी रखने से क्या हेल्प होगी? एक तो आपको अपने ट्रिगर्स पता चलेंगे, और जब भी आपको पता चलेगा कि हाँ मेरा ये सिम्टम बढ़ रहा है, आप उस डायरी में रिव्यू करके देख सकते हैं कि इस बार क्या हो रहा था जिसकी वजह से सिम्टम आया। कई बार क्या होगा कि कुछ सिम्टम्स तो कॉमन ट्रिगर्स की वजह से बढ़ जाते हैं, पर कभी कभी आपको कुछ अनकॉमन ट्रिगर्स देखने में आएंगे। इसलिए लिखना आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, ताकि आप देख लें कि अच्छा मेरे को 6 महीना पहले इस वजह से ट्रिगर हुआ था या 4 महीना पहले हुआ था, तो शायद आज भी इस वजह से हो रहा हो। आप पहचान सकते हैं इमीडिएटली कि क्या ऐसा हो रहा है जिस वजह से सिम्टम बढ़ रहा है। डायरी से आपको यह भी फर्क पड़ेगा कि आप समझ जाएंगे कि पास्ट में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा हेल्पफुल थी, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा काम करी, किस वजह से आपका जब ट्रिगर आया आपने क्या किया जिसकी वजह से सिम्टम में कमी आई। आपको वार्निंग साइंस पकड़ने में मदद मिलती है डायरी में लिखकर, जब आपका एक नया एपिसोड ट्रिगर हो रहा हो। क्योंकि कई बार आप रेमिशन में होंगे, दवाइयाँ चल रही होंगी, सिम्टम्स नहीं होंगे, डिल्यूजन हेलुसिनेशन नहीं होंगे, पर कभी ना कभी कुछ ऐसा आपकी लाइफ में चेंज आएगा, आपके मूड में चेंज आएगा या कोई भी बदलाव जिसकी वजह से अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, तो आप पता कर सकते हो कि कहीं मेरा एपिसोड दोबारा से ना चालू हो जाए। इसलिए आप पहले ही सही एफर्ट ले सकते हैं, डॉक्टर से बात कर सकते हैं या थेरेपिस्ट से बात कर सकते हैं, जिससे कि आप सही टाइम पर सही तरह से मैनेज कर लें अपने सिम्टम्स को और एपिसोड आपका ट्रिगर ना हो। जब आपको एक बार अपने ट्रिगर्स की बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो आप कई सारे स्टेप्स ले सकते हैं ताकि उन ट्रिगर्स को अवॉइड किया जाए या मैनेज किया जाए। आप बहुत अर्ली स्टेजेस पर ही कुछ एक्शन ले सकते हैं जिससे कि साइकोसिस बुरा ना बने। इसमें कई बार फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी हेल्प कर सकते हैं पता करने में कि आप अब ठीक नहीं चल रहे हो, शायद कोई ट्रिगर आ रहा होगा, शायद कोई वार्निंग साइंस जो दूसरे नोटिस कर सकते हैं। दूसरे लोगों की अवेयरनेस में कई बार चीज़ें ज़्यादा आसानी से आ जाती हैं, जिस वजह से वो देख सकते हैं कि आप अब पहले जैसे नहीं हो, आप थोड़े बदल रहे हो। इसलिए ध्यान दो कि क्या ट्रिगर्स आ रहे हैं ताकि मैनेज किया जा सके। जितना अर्ली से अर्ली स्टेज पर सिम्टम्स को, वार्निंग साइंस को पकड़ लिया जाएगा, उतना अच्छे से साइकोसिस के एपिसोड्स को प्रिवेंट किया जाएगा। फिर आता है कि आपको रिलैक्स होना सीखना पड़ेगा। अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना बेहद ज़रूरी है हर साइकोटिक पेशेंट के लिए। अच्छी कोपिंग स्किल्स कैसे सीखी जाए, कैसे बेहतर तरह से साइकोसिस मैनेज किया जाए, स्ट्रेस कैसे कम रखा जाए, कौन से ऐसे स्ट्रेसफुल कंडीशंस हैं जिसमें आपका तनाव बढ़ता है, उनको मैनेज कैसे किया जाए, सही टाइम पर स्ट्रेसर को आइडेंटिफाई करके कैसे उसे हैंडल किया जाए, ये सब आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा। और साथ ही कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स का भी यूज़ करें, जैसे ब्रीदिंग रिलैक्सेशन, योगा करें, मेडिटेशन करें, जिससे कि आप अलग अलग टाइम पर जब आप बहुत बिजी होते हैं, तनाव में होते हैं, तब आप इन रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस की मदद से अपने को शांत कर पाएँ, रिलैक्स कर पाएँ। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया आता है कि आपको अपनी फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देना होगा। फिजिकल हेल्थ का ध्यान रख के बहुत फ़र्क पड़ता है कई लोगों में, खासकर कि उनकी इमोशनल हेल्थ और उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे।
क्योंकि अक्सर ये पेशेंट जिनको कि बहुत लंबे टाइम तक क्रोनिक कंडीशन रहती है स्किज़ोफ्रेनिया या कुछ साइकोटिक डिसऑर्डर्स की, उनकी अक्सर बॉडी इमेज बहुत ख़राब हो जाती है, खुद को देखने का तरीका बहुत नेगेटिव हो जाता है, पेशेंट का वज़न बढ़ जाता है, पेशेंट के अंदर कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। इसलिए फ़िज़िकल हेल्थ का ध्यान रख के पेशेंट अपने बहुत सारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पर वर्क कर सकता है। जैसे एक तो आपको अच्छी नींद लेनी पड़ेगी। अच्छी नींद लेने से आप हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे और डिफ़िकल्ट फीलिंग्स एक्सपीरियंसेस से कोप कर पाएंगे। आपको अपने डाइट पर ध्यान रखना पड़ेगा, अच्छे से खाएंगे, रेगुलरली खाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं खाएंगे, ब्लड शुगर लेवल्स मेंटेन करेंगे, स्टेबल रखेंगे, तो आपके मूड, एनर्जी लेवल सब शांत रहेंगे, सब रिलैक्स्ड रहेंगे और आपके अंदर ट्रिगर्स नहीं बनेंगे साइकोटिक एपिसोड्स के। फिजिकल एक्टिविटी करना ज़रूरी है। एक्सरसाइज करने से मेंटल वेलबींग भी आएगा, फिजिकल वेलबींग भी आएगा, वेट भी कम रहेगा और बॉडी के अंदर शुगर, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी मैनेज रहेंगे, डायबिटीज़ का रिस्क कम हो जाएगा। स्किज़ोफ्रेनिया और कई सारे दूसरे साइकोटिक पेशेंट्स में डायबिटीज़ ज़्यादा मिलती है, तो इसलिए डायबिटीज़ और हार्ट की कई कंडीशंस को प्रिवेंट करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा फिजिकल एक्सरसाइज करना। बाहर नेचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, इनफैक्ट घर से थोड़ा बाहर रहें, टहलें, चलें, थोड़ा पार्क में जाकर, किसी ग्राउंड में जाकर बैठें, लोगों को ऑब्जर्व करें, खेलें, किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो जाएं, कुछ भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी जिससे कि आप थोड़ा घर से बाहर रह पाएं। ड्रग्स और अल्कोहल को अवॉइड करें। कई सारे मेल पेशेंट्स ड्रग और अल्कोहल या सिगरेट या तंबाकू भी लेते हैं अपनी रिकवरी के दौरान भी, दवाइयों के साथ साथ भी। एक तो प्रॉब्लम इससे आती है कि दवाइयों का असर कम हो जाता है अगर ये सब सब्सटेंसेस बॉडी में जा रहे हों, और साथ ही इससे मेंटल हेल्थ भी बिगड़ती है, जिससे कि अगेन एक ट्रिगर का काम करते हैं ये सब साइकोटिक एक्सपीरियंसेस के लिए। इसलिए वो लोग जो ड्रग अल्कोहल लंबे टाइम तक लेते रहते हैं और उनको कोई ना कोई साइकोटिक डिसऑर्डर का भी डायग्नोसिस मिला है, वो जल्दी आसानी से रिकवर नहीं कर पाते, उनके बार बार रिलैप्स होते हैं और हॉस्पिटलाइजेशंस भी उनकी ज़्यादा होती हैं। इन लोगों में सुसाइडल टेंडेंसीज भी ज़्यादा मिलती हैं उन लोगों के मुकाबले जो अल्कोहल, ड्रग या तंबाकू नहीं लेते। लंबे टाइम में बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है मेंटली और फिजिकली जो लोग अल्कोहल, ड्रग लेते रहते हैं। स्ट्रेस भी हैंडल नहीं कर पाते, तनाव भी हैंडल नहीं होता, छोटे मोटी प्रॉब्लम्स हैंडल नहीं होती, कोपिंग स्किल्स पर ये वर्क नहीं कर पाते और ऐसे में इनका साइकोसिस बढ़ जाता है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि अपना एक क्राइसिस प्लान बनाया जाए। क्राइसिस के टाइम पर जब बहुत बुरी कंडीशन हो रही है, सिम्टम्स बहुत बढ़ गए हैं, तो पेशेंट्स को पता होना चाहिए या फैमिली मेम्बर्स को पता होना चाहिए कि ऐसे में इमरजेंसी सिचुएशन में क्या किया जाना चाहिए। हालांकि क्राइसिस के टाइम पर तो अक्सर हॉस्पिटलाइज कराना ही सबसे हेल्पफुल होता है और पेशेंट की इच्छा के बिना भी उसको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ सकता है। पर जब पेशेंट ठीक ठाक स्टेज में है, मैनेज कर रहा है, दवाइयाँ ले रहा है या ले रही है, रेमिशन फेज में है या ये कहें कि रेजिडुअल सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो ऐसे में चांस अच्छा है कि पेशेंट अपनी पुरानी कंडीशन को थोड़ा एनालाइज करे, थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्ट करे, घर वालों से बात करे, थेरेपिस्ट से बात करे और समझे कि उसका क्राइसिस क्यों हुआ था, किस वजह से ट्रिगर हुआ था, क्या वो कर सकता था या कर सकती थी, कैसे मैनेज हो सकता था, कैसे दवाइयों ने हेल्प किया। पेशेंट को इंसाइट दिलाने में ये वाला जो फेज होता है ये बहुत हेल्पफुल होता है और जितना ज़्यादा पेशेंट में ये इंसाइट आ जाए उतना वो अपना नेक्स्ट क्राइसिस के टाइम पर अच्छे से हैंडल कर सकता है खुद को। या पेशेंट के अंदर जो गुस्सा था, दूसरों को लेकर जो एग्रेशन था, वो भी कम हो जाता है नेक्स्ट एपिसोड के टाइम पर जब उसने 2 एपिसोड्स के बीच में अपने ऊपर काफ़ी अच्छे से वर्क किया होता है और समझा होता है कि उसको ट्रीटमेंट क्या मिला, क्यों मिला, क्या लक्षण थे, कैसे वो बिगड़ जाते हैं, कैसे उसको हैंडल किया जाता है। तो ऐसे में पेशेंट के एग्रेशन और वायलेंस के लेवल्स भी कम हो जाते हैं जब पेशेंट समझता है कि कैसे उसको दवाइयाँ असर करती हैं, थेरेपी कैसे असर करती है और कैसे वो बेटर कंडीशन में आ सकता है। तो इसलिए जो अच्छा फेज चल रहा है, रेजिडुअल फेज चल रहा है, उसमें पेशेंट को अपने बारे में सेल्फ अंडरस्टैंडिंग लेना बेहद ज़रूरी है, अपनी कंडीशन को जानना ज़रूरी है, बेटर इंसाइट लाना बेहद ज़रूरी है। और यही वो फेज़ है जहां पर साइकोटिक पेशेंट्स को साइकोथेरेपी दी जा सकती है और वो साइकोथेरेपी बहुत हेल्पफुल होती है। और इसीलिए कहा जाता है कि साइकोथेरेपी लेने से पेशेंट्स के रिलैप्स प्रिवेंशन हो सकते हैं। पेशेंट का जो रिलैप्स अगर हो रहा हो तो उसको सही टाइम पर रोका जा सकता है, सही तरह से दवाइयाँ या थेरेपी लेकर अपनी कंडीशन को बेटर रखा जा सकता है। फिर एक ऑप्शन आती है कि पीयर सपोर्ट लिया जाए। अगर पेशेंट किसी रिहैब सेंटर पे रहा है, किसी डे केयर होम में जाता है या ऑनलाइन किसी ऐसे फोरम से कनेक्टेड है जहां पर दूसरे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनसे उसको इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है जो कि उसी के जैसे एक्सपीरियंसेस कर चुके हैं,
वो लोग किस तरह से रिकवर करे हैं, उन पर किस तरह से इलाजों का असर पड़ा है, उनकी कंडीशन कैसी रही है, वो लोग किस तरह से इन डिल्यूजन हेलुसिनेशंस का एक्सपीरियंस करते हैं। ये सब जानने से पेशेंट को काफ़ी हौसला मिलता है, पेशेंट को समझ में आता है कि वो अकेला नहीं है या अकेली नहीं है, और पेशेंट जो है वो अपनी रिकवरी को बेटर कर पाता है। दूसरों के अनुभवों से सीखने को बहुत कुछ मिलता है, सही गाइडेंस मिलती है, सही डायरेक्शन मिल सकती है। कई बार जो चीज़ें दूसरे डॉक्टर्स, थेरेपिस्ट या फैमिली मेंबर्स भी नहीं बता पाते, वो पेशेंट को दूसरे पेशेंट से सुनकर समझकर मिल जाता है। इसलिए अपना एक पीयर सपोर्ट नेटवर्क रखना बेहद ज़रूरी है। अगर आपके डॉक्टर या आपके थेरेपिस्ट के यहाँ कोई सपोर्ट ग्रुप्स हैं, कोई ग्रुप थेरेपी होती है, किसी तरह के का आपका एक पीयर नेटवर्क बना हुआ है, तो उससे कनेक्टेड ज़रूर रहें। तब भी कनेक्टेड रहें जब आप रेमिशन के फेज़ में हैं। ज़रूरी नहीं कि जब मुसीबत आन पड़े तो ही डॉक्टरों के या दूसरे लोगों के पास जाना है। ध्यान दें, कई लोगों के लिए ये प्रॉब्लम्स क्रोनिक होती हैं, लंबे टाइम तक इनसे डील करना पड़ता है, इसलिए सपोर्ट ग्रुप्स के कांटेक्ट में रहना बेहद ज़रूरी होता है।